नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए दूसरी प्रोविजनल आंसर कीज जारी हो रही हैं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो प्रोविजनल आंसर कीज हैं उसमें मैंने आपको कल बताया था कि सोशल साइंस के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल लगभग 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बदले गए हैं। और आपका जो लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें देखा जाए तो लगभग 13 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो बदले गए हैं। हालांकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है उस पर भी अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं बदला जाना चाहिए था और उनका उत्तर भी बदल गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो दूसरी प्रोविजनल आंसर की से भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि आयोग ने ये प्रोविजनल आंसर की ही जारी की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। और ये भी कहा है कि जो अभ्यर्थी दूसरी प्रोविजनल आंसर की से संतुष्ट नहीं है वे अभ्यर्थी 19 और 20 दिसंबर को जो उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड है, उससे लॉगिन करके डैशबोर्ड पर अपनी आपत्ति को फिर से जो है दर्ज करा सकते हैं। डैशबोर्ड के माध्यम से दूसरी औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क के रूप में देय होगा। तो यानी कि आप जो दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है उस पर भी आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क के रूप में देय होगा। अब यहाँ पर ये 500 रुपये वापस होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपकी आपत्ति वैध होगी तो आपका जो पैसा होगा वो रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही अक्सर होता है सीटीईटी और यूपी वगैरह में। तो यहाँ पर हालांकि ये बात क्लियर नहीं की गई है। द्वितीय औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति नहीं हुई है तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा और तत्पश्चात इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणी नहीं होगी। ये नोटिस में यहाँ पर ये बात लिखी गई है। यानी कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए लगभग सभी विषयों की जो प्रोविजनल आंसर की है जारी हो चुकी है। मैंने कल आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है तो जिन जिन प्रश्नों के उत्तर बदले हैं उस पर वीडियो बना के दे दिया था। आज आपको 9, 10 के लिए यानी कि टीजीटी में जो मुख्य विषय हैं उसमें कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 9, 10 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अरेबिक, पर्सन, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, डांस, ललित कला, मैथिली, म्यूजिक, कंप्यूटर और संगीत कला का यहाँ पर सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है। तो मैं आज आपको सोशल साइंस और हिंदी के लिए किन किन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं और क्या उत्तर अब माने गए हैं उस पर क्वेश्चन सहित आपको बता दूंगा कि पुराने आंसर क्या थे, नए आंसर कौन से माने गए हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है, जाकर आप चेक कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो नोटिस है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है उस पर भी आपत्ति दर्ज होगी। प्रति प्रश्न 500 रुपये का शुल्क जमा होगा। ये आपत्ति 19 और 20 दिसंबर को मतलब अभ्यर्थी जो हैं वो लॉगिन करके दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो संक्षेप में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यूपी पीवी में कुल 546 पदों पर कांस्टेबल के लिए भर्ती आई हुई है, जिस पर लास्ट डेट 1 जनवरी है। उम्मीदवार 12वीं उत्तीर्ण है तो वो आवेदन कर सकता है। वैसे ये जो भर्ती है ये स्पोर्ट कोटे से है, आपको बता दें। DSSB में भी भर्ती आई है, कुल 90 पद हैं। कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी और अन्य पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जनवरी है। योग्यता होगी ग्रेजुएशन डिग्री और अन्य निर्धारित। आप DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी वैकेंसीज हैं, लगभग 250 पद हैं। तो यहाँ पर 26 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि NARL में भर्ती है वैज्ञानिक अभियंता वगैरह की, तो 15 पद हैं। तो ये सप्ताह की भर्तियां हैं जो कि वर्तमान में गतिमान हैं। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर IACS में वैकेंसी है, 54 पद हैं। तो इसमें जो है लाइब्रेरियन के भी पद हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भी पद हैं। तो 16 जनवरी तक लास्ट डेट है। हालांकि जो 16 जनवरी है तो निकल चुकी है, कोई बात नहीं। तो ये जानकारियां हैं। इसके बाद बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 14 राज्यों के जो मतलब राज्य सेवा आयोग हैं और भी बाकी के 14 राज्यों में वहाँ के अध्यक्ष और सदस्य जुटेंगे। साथ ही साथ
यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस पर विचार होगा। साक्षात्कार को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या और नई चीज़ें प्रयोग में लाई जा सकती हैं उस पर भी चर्चा होगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार होते हैं तो उसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। आयोग सीधी भर्ती की साक्षात्कार तकनीक में भी बदलाव करेगा, यानी कि जहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी बदलाव होगा। अब तक एक सदस्य और एक विशेषज्ञ का बोर्ड होता था, लेकिन अब 2 सदस्य होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे बोर्ड में। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में भी बाकी जो राज्यों के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो जानेंगे कि कैसे OTR जो है यूपीपीएससी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और भी कई चीज़ें। खैर, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे आपकी मतलब कि आपके ऊपर डायरेक्टली कोई प्रभाव पड़े। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि पीएससी के 10,000 पदों पर भर्तियों के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएससी के जो लगभग 10,584 पद रिक्त हैं तो इस पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। उन्होंने पीएससी में पदोन्नति विसंगतियां भी जल्द दूर करने के आश्वासन दिए हैं। कहा कि गृह विभाग को निर्देश दिया जा चुका है कि जो पदोन्नति विसंगतियां होती हैं, जैसे कि पीएससी और नागरिक पुलिस में आरक्षियों की सीधी भर्ती एक साथ में होती है, लेकिन पदोन्नति में अंतर हो जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि पीएससी के 2004 बैच के आरक्षियों को मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत किया गया है, जबकि नागरिक पुलिस में 2011 बैच के आरक्षी जो है वर्तमान में मुख्य आरक्षी हैं। पीएससी में 2008 बैच के मुख्य आरक्षी उप निरीक्षक बने हैं, तो नागरिक पुलिस में 2018 बैच के। तो ये जो विसंगतियां हैं इसको दूर करने के बारे में बात की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को पीएससी के 76वें संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बात कही है कि कुल मिला के लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द होंगी, और पदोन्नति में जो विसंगतियां हैं उसको भी दूर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में दरोगा बहाली के लिए जो परीक्षा रविवार को संपन्न हुई है, तो मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 परीक्षा केंद्र पर पकड़ में आया है मामला कि 5 अभ्यर्थी जो OMR सीट की कार्बन कापी वो लेकर चले गए हैं। तो इन पर जो प्राथमिकी FIR जो है वो दर्ज हुई है। तो यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है। खैर, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम क्यों देखें। आपको बता दें कि यहाँ पर परीक्षा में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था के आसान प्रश्न पूछे गए। विज्ञान के प्रश्न थोड़े कठिन थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार जो प्रश्न था आसान था, और जो विशेषज्ञ गुरु हैं उन्होंने बताया कि पहली बार अंग्रेजी से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कट ऑफ के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि SC का कट ऑफ 55-60 जाने की संभावना है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग में पुरुष वर्ग का कट ऑफ 70 से 72 तक जा सकता है। तो ये बात बताई कि परीक्षा में 85% अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित रहे। कदाचार में 9 अभ्यर्थियों को निष्कासित भी किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं। और योगदान के बाद जिले के 150 शिक्षकों ने छोड़ी नौकरी। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना नियुक्ति पत्र तो लिया, लेकिन योगदान नहीं दिया, तो वो तो बाहर हुए ही। बहुत सारे लोगों ने तो नियुक्ति पत्र लिया ही नहीं, यानी कि चयनित तो हो गए लेकिन जो नियुक्ति पत्र है वो लिया ही नहीं। तो लगभग कुल चयनितों के लगभग 750 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया। मतलब ये था कि अगर ये लोग शुरू में ही परीक्षा ना देते तो 750 जो बॉर्डर लाइन थे वो अंदर होते, लेकिन इन्होंने बस यूँ कह लीजिए कि सीटें ही खराब कर दी। खैर, कोई बात नहीं। और अब जो बॉर्डर लाइन वाले हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का वेट करेंगे, या फिर हो सकता है कि उनका चयन 2.0 में ही हो जाए। और देखो तो फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि आपको जो KYC करवानी पड़ती है तो आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, और आधार नंबर के आधार पर कई बार बहुत सारी गलत चीज़ें, कुछ फ्रॉड भी आपके साथ किए जाते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी, आपको मैंने बताया था उसके बारे में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा फ्रॉड कि आधे घंटे तक तो मैं समझ नहीं पाया था कि हो क्या रहा है। ये एक ऐसा फ्रॉड होता है जब आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, उस पर एक फ़ोन आएगा, रिंग आएगी, और जब आप जो है उठाएंगे तो कंप्यूटर बोलेगा कि कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल है, आपके पार्सल से संबंधित जानकारी के लिए आप 9 दबाएं। 9 दबाते ही आपकी कॉल किसी के पास कनेक्ट होगी, और वो आपको बताएगा कि आपका जो एक पार्सल है वो विदेश जा रहा है, उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, तो आप FIR करवाइए, नहीं तो आपका मामला कोर्ट में जाएगा। आप डर जाते हैं। फाइनली आपको जो है ले लिया जाता है, मतलब किसी ऐप के जरिए आपको जो है टारगेट किया जाएगा, फिर आपके बैंक अकाउंट को जो है फाइनली टारगेट किया जाता है, और बड़े आसानी से आप सब कुछ बताते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि कोई भी आदमी जो है फंस सकता है। तो
अब आधार को आप थोड़ा सा सावधानी से इस्तेमाल किया करें, और ख़ासतौर से जो आधार का वेरिफिकेशन के लिए जो OTP आती है उस पर ज़्यादा फोकस किया करें। सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद आधार नंबर OTP के जरिए लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ ऑफलाइन eKYC के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार पेपरलेस eKYC के लिए एक शेयर कोड दर्ज करना होगा, और जो डाउनलोड होगा, मतलब ये एक एक्सेल फाइल होती है जो कि डाउनलोड हो जाएगी, और फिर यही जो एक्सेल फाइल होगी तो ये केवल मशीन से पढ़ी जा सकती है, ये इंसानों के बस की बात नहीं होती है, ये मशीन ही इसको रीड कर सकता है, और इसके ज़रिए भी आप अपनी जो KYC करवा सकते हैं बिल्कुल गोपनीय तरीके से, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। वैसे आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर सबके पास होता है और उसका मिसयूज भी होता है, और हर जगह आधार देने से आप लोग बचा भी करें, ये भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट, और अगर आप करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं तो आप ओनली GS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप studyvithgyanprakash.com पर भी पर डे विजिट करके अपनी करंट अफेयर की क्लास को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।